सभी को नमस्कार। मैं गंगाधर सोनी आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ माध्यमिक परीक्षा 2019 विज्ञान आंसर की लेकर जो आज पेपर हुआ है 25 मार्च 2019 को। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजा से पड़ोसी से संबंधित हूँ और आप यहाँ मेरा फोटोग्राफ देख रहे हैं और मेरे साथ में है रामेश्वर लाल जी जाखड़ जो कि हमारे विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान है। रामेश्वर जी अपना परिचय दे। मैं रामेश्वर लाल जाखड़ वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजा सर आज का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं का पेपर लेकर के आपके सामने हाजिर है। तो आज हम चलते हैं सीधा अपने पेपर की तरफ। आज के जो पेपर का जो प्रथम सवाल है क्वेश्चन आया है वो आया है कौन से दांत भोजन को चीर फाड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर सर रत्न की है। हाँ, इसका उत्तर है रत्नक और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैनाइंस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। आगे अगला जो दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किन के द्वारा किया गया है। ये लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने रक्त समूहों की पहचान की थी। बिल्कुल, लैंडस्टीनर नाम का वैज्ञानिक था, उसने रक्त समूह का वर्गीकरण किया था। आगे जो अगला क्वेश्चन आया वो है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जिसे इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। बिल्कुल, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला जो एक नंबर का क्वेश्चन है चौथा वो आया है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। स्थिति ऊर्जा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सही है सर। आगे जो अगला क्वेश्चन आया है कि नवीनकरणीय संसाधन का एक उदाहरण बताइए। नवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनकी उपयोग करने के बाद में पुनर्स्थापना हो सकती है। ऐसे संसाधन है सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय संसाधन। इनमें से आप कोई एक उदाहरण दोगे आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आया है कि कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। इस पादप का वैज्ञानिक नाम है काफिया अरेबिका। बिल्कुल, काफिया अरेबिका इससे पादप का वैज्ञानिक नाम है। अगला जो प्रश्न है वो है आनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिक विविधता का मतलब है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में आनुवांशिक इकाई यानी जीन के कारण उत्पन्न जो विभिन्नता है वो आनुवांशिक विविधता कहलाती है। बिल्कुल सर, और ये क्वेश्चन इस पेपर में 2 बार आया हुआ है। हाँ, एक बार एक नंबर का पूछा गया है, एक बार आगे 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ है। बिल्कुल इसी प्रश्न में रिपीट हुआ है। 8वां क्वेश्चन है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है। हाँ, रुधिर में हीमोग्लोबिन का जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है आयरन यानी लोहा। बिल्कुल लोह तत्व लिख सकते हैं या आयरन लोहा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 9वां जो क्वेश्चन आ रहा है कौन सी प्रतिरक्षी प्रत्युर्जा या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। हाँ, ये एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं आईजीई, जो शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल आईजीई ये इसका सही आंसर होगा। आईजी मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला जो 10वां क्वेश्चन है ए और बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। हाँ, रक्त समूह ए बी और ओ के अलावा एक और एंटीजन या प्रतिजन पाया जाए उसको बोलते हैं आरएच कारक। बिल्कुल आरएच। कई लोग ये समझते हैं कि ये कारक है इसलिए होगा नहीं, परंतु ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है प्रश्न। हाँ, ये एक प्रकार का एंटीजन ही हाँ, है ये। तो ए और बी जो एंटीजन होते हैं उनके अलावा तीसरा एंटीजन तो कोई होता नहीं, यही है एंटीजन होता है। अगला जो 11वां जो क्वेश्चन आया है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये भी बिल्कुल ईजी था। हाँ, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में सीधा संबंध है। विद्युत धारा को बढ़ाने में विभवांतर बढ़ता है और विभवांतर बढ़ाने में विद्युत धारा का मान बढ़ता है, क्योंकि वी समानुपाती आई होता है, तो इसका सीधी रेखा प्राप्त। जैसे जैसे वी बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा, इस प्रकार एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इनके बीच में ये संबंध है। अगला जो 12वां क्वेश्चन आया है वो है पृथ्वी से संबंधित कि पृथ्वी का प्राकृतिक जो उपग्रह है उसका नाम बताना है और इस उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी के इसके 2 महत्व भी बताने हैं। हाँ, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह वो है चंद्रमा, एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और इसकी उत्पत्ति हुई थी लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी के टकराने से कुछ पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ, उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल यही जो है
उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत यही प्रचलित है अभी वर्तमान में। और जो चंद्रमा की उत्पत्ति चंद्रमा का पृथ्वी के लिए जो महत्व है वो भी आप बता सकते हैं। इसका मुख्य महत्व है कि पृथ्वी पर समुद्रों में जो ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होती है। और दूसरा है चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की गति को, घूर्णन को धीमा करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको धीमा कर देता है। एक और भी है कि पृथ्वी को आपने जो अक्ष पर बनी हुई है वो चंद्रमा की वजह से भी बनी हुई है, आप वो भी लिख सकते हैं अगर आपने किया हुआ हो। ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण से उसकी आकृति है। अगला जो 13वां जो क्वेश्चन आया है वो है कि जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया बताइए। जीवाश्म की आयु की गणना किस विधि से की जा सकती है? जीवाश्म का मतलब है जीवों के अंश जो आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में कुछ उथल पुथल या हलचलें हुई जिनके कारण से जीव जंतु और पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए थे और उनके कारण आज उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, वही जीवाश्म है। और जीवाश्म की जो आयु की गणना करने की वैज्ञानिक विधि वो है कार्बन डेटिंग विधि और दूसरी है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, इसको बोलते हैं। बिल्कुल, ये रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति है, उसके द्वारा जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन 14वां आया था वो कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। अंतरिक्ष में भोजन और भारहीनता में रहने की समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? वो तो हाँ। पहला पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। हाँ, यूरी गागरिन है, बिल्कुल, और ये रूसी है, रूस का रहने वाला थे। और अंतरिक्ष स्टेशन पर जो भोजन की जो सुविधा है वो भोजन को प्लास्टिक की थैलियों में इनको पैक करके ले जाया जाता है और वहाँ पर जिस प्रकार से कोई ट्यूब होती है उसके हिसाब से भोजन को लेते हैं वैसे इनको लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। बिल्कुल है, जैसे हम जो टूथपेस्ट करते हैं वैसे ही टूथपेस्ट बनाकर भोजन उनको दिया जाता है। ले जाता है। और पेय पदार्थ भी हैं वो स्ट्रो की सहायता से मुंह से खींचते उनको हैं, सब अन्यथा वो पेय पदार्थ भी उड़ क्या जाएंगे। हवा में तैरते रहेंगे। क्या नहीं, हवा तो है ही नहीं, तो वैसे ही वो बिखर जाएंगे। हाँ, वहाँ बिखर जाएंगे, हवा नहीं है बिल्कुल। और दूसरा जो इसमें पूछा है कि भारहीनता का समाधान कैसे किया जाता है, तो भारहीनता का समाधान करने के वहाँ क्या सुविधा दे रखी है, वहाँ व्यायाम कसरत की भी व्यवस्था की गई है कि वो कसरत करे, क्योंकि भारहीनता से शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उनके लिए वहाँ कसरत की व्यवस्था की गई है। और उसके लिए वहाँ पर एक उपकरण है, जैसे ट्रेड मिल नाम का एक उपकरण है, वो अंतरिक्ष स्टेशन पर लगाया गया है। बिल्कुल ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 15वां क्वेश्चन कि राजमार्गों पर यानी नेशनल हाईवे पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये इसीलिए है क्योंकि ये तो हमारी रोजाना का अनुभव है कि जब सामने से कोई वाहन आता है, दूरस्थ वाहनों को, तो तेज लाइटों में सामने वाले ड्राइवर को दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से वो सही ढंग से चीज़ों को देख सके। तो तेज प्रकाश यानी हमें सड़क पर है रोशनी डालनी है, रोशनी डालेंगे तो दूर से ही क्या है आगे की जो वस्तुएं हैं या गाड़ियां हैं वो ड्राइवर को नज़र आ जाएगी और वो सावधानी से यातायात चला पाएगा। दूसरा इसी में भी प्रश्न पूछा है कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट और पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? हाँ, सामने की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश पुंज को एक जगह इकट्ठा करता है, बिल्कुल वो फोकस मारता है। हाँ। और पीछे का जो दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। किया जाता और उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र है वो कवर करता है, छोटे से भाग में दिखा देता है। अगला जो 16 जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी इजी है। नारू रोग यानी जिसको हम बाला रोग भी कहते हैं उसका रोग जनक क्या है? तो यह एक परजीवी है, उसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस और सामान्य भाषा में इसको नारूकृमि भी बोलते हैं। बिल्कुल, नारूकृमि। अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्कोलाइड के नाम लिखिए। वैसे तो अफीम में लगभग 7-8 प्रकार के एल्कोलाइड होते हैं, लेकिन उनमें मुख्य हैं कोडीन और मॉर्फिन। बिल्कुल, आप यहाँ 2 नाम लिख सकते हैं। गुटखा चबाने से होने वाले रोग, तो गुटखा चबाने से मुख्य रूप से हम देख सकते हैं मुंह का कैंसर होता है। हाँ, मुंह कैंसर। इसमें मुंह की जो सब म्यूकस होती जो त्वचा वो खराब हो जाती है, इसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी नाम देते हैं। हाँ, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का जो रोग हो जाता है उससे वो जबड़ा खुल नहीं पाता है, तो आप इसको शॉर्ट रूम आप लिख सकते हैं तो मुंह का कैंसर हो जाता है यहाँ, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 17वां क्वेश्चन है, उसमें 2 इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दे रखी हैं कि
कि और उनकी क्या करना है, पहचान करनी है। एक प्रश्न पूछा है कि रासायनिक समीकरण 1 और 2 की पहचान करके उनका प्रकार बताना है। तो C+O2 और उससे निर्माण हुआ किसका, CO2। तो ये अभिक्रिया कैसी है? तो इसमें दो अणु मिल करके एक यौगिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये संयोजन प्रकार की अभिक्रिया, इसको योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। हाँ, दूसरे जो आया है कि इसमें जल का 2 अणु है, उनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? तो इसमें अभिकारक एक है और 2 उत्पाद अणुओं का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें वियोजन हो रहा है। और इसमें की विद्युत धारा की उपस्थिति में तो ये वियोजन, इसको विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन नाम देंगे। बिल्कुल, विद्युत वियोजन या विद्युत धारा दे रखा है तो आप विद्युत वियोजन लिखें या विद्युत अपघटन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर उसमें जो बे भाग पूछा है वो है, इनमें अंतर पूछा है, दोनों में अंतर पूछा है कि अंतर क्या दोनों में। तो देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं कि 2 से अधिक है जो अभिकारक है आपस में जुड़ जाते हैं, यानी उनका अभिकारकों का संयोजन होता है और एक उत्पाद बनता है। बनता है। और जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक है आप टूट जाते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है वो जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है, यानी एक से अधिक उत्पाद टूटते हैं या अपघटन होता है, एक से अधिक उत्पाद बनते हैं। से जो प्रश्न पूछा गया वो है उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में एक अंतर बताना है। हाँ, जैसा है कि नाम से स्पष्ट है, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक विष जो है वो उत्प्रेरक की जो गतिविधि को नष्ट कर देता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति धीमी हो जाती है। और उत्प्रेरक वर्धक ये उत्प्रेरक की गतिविधि यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करता है, ये गति बढ़ा देता है। अगला जो 18वां क्वेश्चन है कि वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं, और वनों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त 4 उपाय भी हमें बताने हैं। तो वन हम देखते हैं कि वर्षा काल में जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वनों के अभाव के कारण क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहने लगती है। और वन और पतझड़ होने पर ये उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह नहीं पाती है, जा नहीं पाती है, यानी वन है या घास वगैरह है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, उससे उपजाऊपन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार कई बार क्या तेज हवा भी चलती है, वो भी मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं। अगर वन ज़्यादा होंगे तो ये मिट्टी है वो उड़ नहीं पाएगी, हवा की गति को रोक देते हैं वन। और दूसरा जो वन संरक्षण के जो उपाय उसने 4 पूछे हैं, तो पहला उपाय है वनों की अंधाधुंध जो कटाई है उसको रोकना, सामाजिक वानिकी यानी समाज स्तर पर व्यापक वानिकी वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, और वन संरक्षण के नियमों और कानूनों की पालना की जानी चाहिए, और वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। वैसे बहुत सारे उपाय हैं, यहाँ आपको छांट के 4 लिखने हैं। 4 लिखने। 19वां प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, और आनुवंशिक के बारे में जो चरक थे उन्होंने क्या जानकारी दी वो समझाना है। तो चरक संहिता है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा थी, उसी भाषा में चरक संहिता लिखी है। और इसमें कुछ आनुवंशिकता के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। तो इसमें मूल जो बातें हैं, पहला है आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया गया था। ये इसमें उन्होंने 2000 साल पहले यानी लगभग 1 ईस्वी से पहले ये जान लिया था कि आनुवंशिक सिद्धांत के मूल सिद्धांत क्या है। और नवजात शिशु का लिंग निर्धारण किस कारण से होता है ये भी इस चरक संहिता में वर्णित है। बिल्कुल, उन्होंने ये जान लिया कि जो हम आज बात करते हैं कि XY उससे लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, वो बात उन्होंने 2000 साल पहले ही जान ली थी। और शिशुओं में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन है या अंधापन है आदि के बारे में भी ये जानकारी इस ग्रंथ के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार की ये जो आनुवंशिक दोष हैं ये माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण से होता है। बिल्कुल, ये जो आनुवंशिक दोष लंगड़ापन अंधापन है वो उन्होंने कहा कि ये जो दोष है वो बच्चे में अपने माता पिता से आए हैं, माता पिता में जो कमी थी उनकी वजह से ये उनमें आए हैं। अगला जो 20वां प्रश्न है वो है टेरिलीन में प्रयुक्त एक एकलक का नाम बताइए। तो और बे आया इसका मार्स गैस की संरचना सूत्र लिखना है, और तीसरा है कि IUPAC का नाम पूछा है। तो सबसे पहला देखते हैं कि टेरिलीन में जो प्रयुक्त एकलक है वो एक तो होता है टेरेथिलिक अम्ल, टेरेथिलिक अम्ल, या दूसरा आप लिखना चाहो तो एथिलीन ग्लाइकोल भी होता है। ये 2 इसके हैं। मार्स गैस की जो संरचना, मार्स गैस को हम मीथेन भी कहते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। और इसमें ये C के चारों ओर ये 4 H परमाणु होंगे, और प्रत्येक बंध में 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण है। बंध कोण होता है।
दूसरा दे रखा है एक संरचना सूत्र दे करके, उसमें IUPAC नाम इसका पूछा गया है। इसका IUPAC नाम होगा 4-क्लोरो-1-पेंटीन। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ बॉन्ड संख्या ज़्यादा है, डबल बॉन्ड है, डबल उसको बॉन्ड एक है, नंबर उस तरफ कार्बन से दिया एक नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हम देखें अब जो अनुलग्नक होता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 4 क्लोरीन कहाँ पर बंधा हुआ है, 4 नंबर पे है। और फिर ये पेंटीन पूरा पेंटीन का है, तो पेंटीन कहाँ पर है, 1 नंबर से है। तो 4 क्लोरो 1 पेंटीन इसका नाम होगा। यही नाम होगा 21। अगला जो 21वां क्वेश्चन है वो है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है, और इनसे होने वाले 2 रोगों के नाम भी लिखने हैं, और भस्मीकरण विधि द्वारा इनका निस्तारण किस प्रकार होता है ये आपको समझाना भी है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट जो है, वैसे तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं होते। तो हमें जो नष्ट हो जाते हैं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, उनके बारे में बताना है। तो अस्पतालों से निकलने वाले IV सेट है, दूषित रुई है, पट्टियाँ हैं, सिरिंज है, ट्यूब है, प्लास्टिक है, कांच की बोतल है, आदि सभी जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट हैं। बिल्कुल, ये जो चिकित्सा हॉस्पिटल से जो निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ वो सारे के सारे जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट कहलाते हैं। अब इनसे जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं, 2 को नाम लिखने हैं। तो इनसे बहुत सारे जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों से इंसान में रोग हो जाते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। मुख्य रोग हैं हेपेटाइटिस B है, टेटनस है, एड्स है, अनेक प्रकार के रोग इससे उत्पन्न होते हैं। हमें कोई 2 नाम लिखने हैं। बिल्कुल, यहाँ आप बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं उनके भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। और इसमें जो भस्मीकरण विधि से इनका निस्तारण कैसे किया जाता है, कि जैव जो चिकित्सीय अपशिष्ट है उनके निस्तारण के लिए भस्मीकरण भी क्या है, एक व्यवहारिक पद्धति है और मान्यता प्राप्त है। इसमें क्या किया जाता है, जैव चिकित्सकीय जो पदार्थ होता है उनको जला दिया जाता है, दहन किया जाता है। हाँ, हॉस्पिटलों के पीछे साइड में एक स्थान होता है, बना होता है टाँका जैसा, उसमें सभी पदार्थों को जलाया जाता है। ये भस्मीकरण विधि है। ताकि इससे क्या होता है, जो अपशिष्ट है वो किस में बदल जाएगा, ताप में, गैस में, भाप में और राख में बदल जाएंगे। और वातावरण में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। अगला जो 22वां प्रश्न आया है कि मछली में पोषक तत्व की अधिकता, 22वां A भाग है वो आया, मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है। निश्चित रूप से मछली जो है वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत है, तो इसमें प्रोटीन की अधिकता प्रोटीन होती की है। अधिकता इसमें ज़्यादा है। अलवणीय क्षेत्र में, अलवणीय जल में जल की मछलियों के 2 उदाहरण देना है। तो अलवणीय जल का मतलब होता है जो मीठा जल है, नदी का जल है, झील का जल है, उसको अलवणीय जल बोलते हैं। इसमें रहने वाली मछलियाँ हैं, रोहू है, कटला है, मृगाल है, आदि मछलियाँ होती हैं। तो उनमें से आपको 2 के नाम लिखने थे। तीसरा जो से है कि पूछा कि इनका भोजन क्या है, कि ये जो मछलियाँ हैं वो कौन कौन सा भोजन है खाती है। तो हम भाई बता सकते हैं ये चावल की भूसी है, या गेहूँ के चापड़ है, अनाज के टुकड़े हैं, या हम कह सकते हैं जो पानी में रहती हैं तो सूक्ष्म जलीय जीव और पौधे जो जल के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, पादप होते हैं, उनको वो खाती है, ये उनका भोजन है। अगला इसमें पूछा है कि जलाशयों में मछलियों का अधिकतम उत्पादन कैसे किया जा सकता है। जलाशयों में जो मछलियों के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं होती है वो अगर जल में उपलब्ध हैं तो मछलियों का उत्पादन बड़ा जल्दी होता है। इनमें एक तो है जलाशयों का निर्माण चिकनी मिट्टी वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए। जलाशयों का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन आदि मछलियों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, और जल प्रवाह आदि का भी उचित नियंत्रण कर मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बिल्कुल, जलाशयों में तापमान भी उनका उचित रहना चाहिए, ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन भी वहाँ मिलती रहनी चाहिए, और जल है वो निरंतर बदलता रहना चाहिए ताकि मछलियों का अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। अगला जो 23वां क्वेश्चन आया है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को 100 उदाहरण, यानी 100 उदाहरण मतलब उदाहरण देकर हमें समझाना है, उदाहरण सहित नियम भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है, और मेंडल के वंशागति नियम के 2 महत्व भी बताने हैं। तो मेंडल का वंशागति का जो प्रथम नियम है वो है, सेकंड नियम जो इसको प्रभाविता का नियम है, ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, और इसके अनुसार जब एक लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजीय पादपों में संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। बिल्कुल, जब प्रभावी लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। और उसका उदाहरण भी दिया था मेंडल ने मटर के लंबे और बौने पौधों में जब संकरण करवाया था
तो इसके प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए थे, मतलब कि इसमें लंबेपन का जो प्रभावी गुण है वही प्रकट हुआ था, बौनेपन का अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुआ। आगे हम इसके जो मेंडल की वंशानुगति के नियम देखें तो बहुत सारे नियम थे, 7-8 नियम थे, उसमें से हम बिल्कुल 2 लिख सकते हैं। तो पहला है कि इससे रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन करने वाली फसली पौधों की किस्म है वो विकसित की जा सकती है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि संकरण विधि से अनुपयोगी जो लक्षण है, जो लक्षण काम में नहीं आते बिल्कुल अनुपयोगी, उनको हटाया जा सकता है, या फिर जो उपयोगी लक्षण है उसको एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। ऐसे और बहुत सारे थे, आप वहाँ से लिख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन देखें हमें कि आया है, निम्नलिखितों के कारणों को स्पष्ट करना है कि क्या कारण है। पहला है कि मिल्क और मैग्नीशिया को आमाशय की अम्लता के उपचार में प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, मिल्क और मैग्नीशियम मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो मिल्क और मैग्नीशियम को लेने से जो है वो इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लीयता घट जाती है। हाँ, जैसे हम जानते हैं जो आमाशय में जठररस होता है वो प्रबल अम्ल होता है, और ये मिल्क और मैग्नीशियम क्या एक दुर्बल क्षार है। तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बिल्कुल जो जठररस का जो अम्लता है वो है कुछ उदासीन हो जाएगी, उससे हमें क्या होगा, पेट में वो दर्द या जलन नहीं होगी। इसलिए मिल्क और मैग्नीशियम का है एंटी एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। एंटासिड। आगे जो इसमें ही पूछा है कि किसी देश की औद्योगिक प्रकृति है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के उपभोग के आधार पर मापी जाती है, कैसे? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक औद्योगिक उत्पाद है, और सबसे ज़्यादा उद्योग धंधों में चाहे मेडिसिन में हो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो जिस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन ज़्यादा होता है तो उससे देश की आर्थिक विकास को और आर्थिक स्तर को आंका जाता है। बिल्कुल, सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज़्यादा होगी वे उतनी ही उसकी औद्योगिक प्रकृति ज़्यादा मानी जाती है। इसी प्रश्न में हाइड्रोजन गैस का ये नामांकित चित्र पूछा है। वैसे हाइड्रोजन गैस बनाने का प्रश्न का कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु ये प्रश्न आया है कि वो अम्ल की धातु के साथ जो क्रिया होती है उसी समीकरण में वहाँ छोटा सा चित्र दे रखा है, और अब परीक्षक ने बड़ी चतुराई से ये चित्र डाल दिया है। तो वैसे क्या है कि हाइड्रोजन गैस निर्माण की विधि और इसके जो किताब में अलग से नहीं है, जो यहाँ पर अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया उसमें एक से अलग से ये दे रखा है कि जब धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। इसका चित्र वहीं से बिल्कुल, इसमें ये फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में ये HCl डाल दिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाला हुआ है, और फिर उसमें हम जिंक के छोटे छोटे दाने इसमें दिखा सकते हैं। और जब इनके बीच में क्रिया होगी तो ये प्रकनली के माध्यम से यहाँ दूसरे इस फ्लास्क में जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उड़ती हुई नजर आएगी। बाहर निकलती है। ये बिल्कुल ये किताब में पेज नंबर 55 पर है, चित्र बना हुआ है, बिल्कुल इसी को बनाना है, इसी को आपको बनाना है। अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का है, वो बनावट बनानी है और कार्य विधि का वर्णन करना है। तो आप देख सकते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, उसकी एक चित्र दिया हुआ है और चित्र आपको बनाना है। इसमें बीच में आर्मेचर है, साइड में 2 चुंबक भी हैं और ये 2 ब्रश हैं, और इसमें सर्पिकल ये वलय भी लगा हुआ है। और इसमें जो ये सारे जो बिंदु हैं, चाहे आर्मेचर हो, ये ब्रश हो या क्षेत्र चुंबक हो, इनका आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। और इसके बाद में इसकी जो क्रियाविधि है उसके बारे में बताना है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो कैसे काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ इसके बारे में पूर्ण रूप से ये दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये बिल्कुल क्रियाविधि आप देख सकते हैं। और बाद में हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो 50 अटच की है, और पेज नंबर ये 43 में है, 143 में, किताब में 143 नंबर पेज पर ये बिल्कुल दिया हुआ है, वहाँ से देखा जा सकता है। वहाँ से देखा जा सकता है। अगला जो हम देखें 26वां क्वेश्चन वो आया है, 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 75 ग्राम का व्यक्ति एक 25 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई चढ़ता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा वे शक्ति ज्ञात कीजिए। और इसके जो दूसरा पार्ट है वो है 9 किलोग्राम का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग का नियतांक है 4×10⁴ न्यूटन प्रति किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात कीजिए। तो पहला हम प्रश्न देखेंगे, उसमें हम देखें जो चीज़ हमें दी हुई है कि व्यक्ति का द्रव्यमान दिया हुआ है 75 किलो, दूरी दी गई है जो तय की दूरी, यानी ऊंचाई कितनी चढ़ रहा है, ऊंचाई दे रखी है एस देर का है 5 मीटर देर का है, और ये दूरी कितने समय में तय करता है, ये 25 सेकंड समय दे और साथ में इस प्रश्न में जी का मान भी दिया हुआ है 10
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये पेपर में दिया हुआ है। हाँ। अब हम देखते हैं कि शक्ति का सूत्र है, शक्ति P बराबर शक्ति होती है कार्य करने की दर, तो W बटा W/T, और W को हमें कि जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसको हम mgh भी लिख सकते हैं। तो ये कार्य का एक सूत्र है mgh, यानी स्थिति ऊर्जा। बिल्कुल, तो ये स्थिति ऊर्जा है mgh/T। m का मान 75, 10 ये g हो गया, h का मान 5/25, तो उत्तर अपना आ रहा है 150 वाट। दूसरा था कि स्प्रिंग को वाला क्वेश्चन था कि उसमें स्प्रिंग को हम सूत्र लिखेंगे, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य है वो उत्पन्न स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि एक गोला है वो जाकर के स्प्रिंग को संपीड़ित करता है, तो उसकी जो जितनी गतिज ऊर्जा है वो सारी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल, ये जो 1/2 mv² होगा वो 1/2 kx² के बराबर होगी। यहाँ हमें ये x ज्ञात करना है। x क्या है? विस्थापन है, हम कह सकते हैं संपीड़न की कितनी स्प्रिंग कितनी संपीड़ित हुई, कितनी संपीड़ित, कितनी वो इसमें x दूरी है ज्ञात करना तय हुई। तो हम देखते हैं यहाँ m का मान दिया हुआ 9 किलोग्राम, वेग दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड, और k का मान 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति किलोग्राम दे रखा है। x हमें ज्ञात करना है, यानी संपीड़न विस्थापन। तो ये सूत्र से हम देखेंगे 1/2 से 1/2 कट गया, mv² बराबर kx², और इसको हम सरल करेंगे तो x² बराबर क्या जाएगा 9 × 4/10⁴, और जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2/10 है, वो भी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, कितनी 2 हो जाएगी, तो 6/100, तो 6 में 100 का भाग देंगे 0.06 मीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। मीटर में आना है, सेंटीमीटर ना लिखिए। हाँ, अपन को उत्तर इसका मीटर में देना। 27वां क्वेश्चन है, जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है और जैव विविधता के कोई 2 महत्व समझाने। तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया, आनुवंशिक विविधता से क्या अभिप्राय है, हमने पहले ही चर्चा की है कि दोबारा आ गया क्वेश्चन। और जैव विविधता के संकट को कारण सहित समझाना है। तो हम देखें जैव विविधता क्या है। जैव विविधता मतलब है कि जीव जंतुओं के उनके रहन सहन में, उनके शारीरिक संरचना में, उनकी शरीर की विधि में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है, आवास के अनुसार है। तो ये सभी जो प्रक्रिया हैं, चीज़ें हैं, जैव विविधता कहलाती है। बिल्कुल, अब अगर हम इसकी देखें, इसका महत्व देखें, तो हम यहाँ किताब के इस प्रश्न में आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जैव विविधता के महत्व दिए हुए हैं। हाँ, तो ये किताब में पेज नंबर 235 पर दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैव विविधता का महत्व अगर हम देखें तो आर्थिक महत्व बता सकते हैं, और औषधीय महत्व भी बता सकते हैं। इसके अलावा हम ये बता सकते हैं पर्यावरण महत्व भी, किस प्रकार पर्यावरण की दृष्टि से भी जैव विविधता है वो महत्वपूर्ण है। या फिर हमें ये बता सकते हैं कि पर्यावरण, बिल्कुल ये हो गया, इसके ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी इसका हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 महत्व हैं, उनमें से आपको 2 का है संक्षिप्त में वर्णन करना है। इसके जो अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो था आनुवंशिकता को, आनुवंशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। तो आनुवंशिक विविधता का जो हमने परिभाषा दी थी क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वही परिभाषा लिखनी है। और जैव विविधता संकट को जो कारण सहित समझना है, तो वो जैव विविधता का जो संकट है वो पेज नंबर किताब में हम देख सकते हैं कि पेज नंबर है ये 237 नंबर पेज पर है, ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें संकट के जो क्या कारण है, तो पहला कारण तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं, तो उसके कारण है वो जैव विविधता पर संकट आया हुआ है। प्राकृतिक आवास मतलब वन वगैरह, जहाँ पर जो जीव रहते हैं, यानी प्रकृति ने जिस रूप में उनको जन्म दिया, जो स्थान दिया, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, कारण जनसंख्या बढ़ रही है। और दूसरा है प्राकृतिक आवासों का विखंडन होना। बिल्कुल, प्राकृतिक आवास भी वो विखंडित हो रहे हैं। तो यहाँ जो विखंडन हो किस कारण से हो रहे हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, गैस पाइप लाइन, ये बांध, खेत आदि निर्माण से ये विखंडित हो रहे हैं। और तीसरा कारण है जलवायु में होने वाला परिवर्तन। तीसरा जलवायु में होने वाला परिवर्तन भी आप लिख सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण भी हम लिख सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करना। बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित, हम ज़्यादा मात्रा में उनका दोहन करेंगे तो भी है वो जैव विविधता है वो प्रभावित हो सकती है। विदेशी जीव जातियों का आक्रमण भी इसके लिए। हाँ, बिल्कुल, विदेशी प्रजातियाँ, विदेशी जीव जंतु अगर आप आकर यहाँ के जो प्रजातियों को मार दे तो वैसे भी जैव विविधता खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ से हमें 2 कारण लिखने थे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्सर्जन क्या है। 28वां क्वेश्चन है। तो उत्सर्जन क्या है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया वो क्या है, उत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ ये नहीं पूछा है उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो अगर तंत्र पूछता है तो हम लिखते हैं प्रक्रिया की जगह हम लिखते हैं व्यवस्था।
तो ये उत्सर्जन है। और इसमें ये पूछा गया है साथ में इसका बे भाग पूछा है कि मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्पंदन क्रियाविधि वो आपको समझानी थी। तो आप किताब में यहाँ देख सकते हैं कि ये मूत्र निर्माण की जो 3 जो विधियाँ हैं उसमें गुच्छीय निस्पंदन पहली है, फिर पुनः अवशोषण, फिर स्त्रवण है। तो इस 3 प्रक्रिया है, उसमें हमें केवल गुच्छीय वाले को करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुच्छ निस्पंदन में अभिवाही धमनियाँ है वो नेफ्रॉन बोमन संपूर्ण में जाकर ये कोशिकाओं की गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती है। और फिर यहाँ लिखा है यहाँ रक्त का है वो निस्पंदन कार्य पूर्ण हो जाता है और प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का है निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। यहाँ रक्त में ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि निस्पंदित होकर बोमन संपूर्ण में एकत्रित हो जाते हैं। तो आप यहाँ तक इसका वर्णन कर सकते हैं। आगे वो पुनः अवशोषण में आ जाएगा, फिर इसका अगला चरण है वो उत्सर्जन या मुक्त करना उसी में आ जाएगा, श्रवण में आ जाएगा, श्रवण में आ जाएगा। तो वो आपको नहीं लिखना है। आगे हम अगला जो क्वेश्चन देखें इसी में से भाग पूछा था मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। तो ये जो चित्र है आपको ऐसा चित्र आपको ये बनाना था। ये किताब के पेज नंबर कितने पर है? ये किताब के ये जो किताब में पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है और उससे स्पष्ट रूप में यहाँ मैंने यहाँ अपने चित्र ऐड किया है। आगे हम देखें इसमें केवल चित्र बनाना है, इसको वर्णन नहीं करना। हाँ, केवल चित्र बनाना। चित्र में जो ये अंग है उनको नाम दिखाने हैं। अगला जो 28वां क्वेश्चन इसके अथवा में आया था वो आया था कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों का स्त्रवण करता है। तो हम देखते हैं कि वो परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पाचक रसों का स्त्रवण करती है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उसके अनुकंपी और परानुकंपी 2 भाग है, जिसमें से जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो पाचक रसों के स्त्रवण में वृद्धि करता है। दूसरा इसका बे भाग पूछा है कि तंत्रिका आवेग क्या होते हैं और संधि स्थल क्या होते हैं। तंत्रिका आवेग मतलब है कि तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन है उससे निकलने वाले विद्युत रासायनिक सूचनाएं या संकेत जो होते हैं जो मस्तिष्क को जाते हैं उन्हीं को तंत्रिका आवेग कहते हैं। और संधि स्थल का मतलब है जहाँ एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से मिलती है। तो एक न्यूरॉन के ध्रुमांश में दूसरे के न्यूरॉन के तंत्रिका अक्ष जो मिलते हैं उसको संधि स्थल या सिनेप्स कहते हैं। तीसरा इसमें तंत्रिका की संरचना चित्र पूछा है। तो आप ये संरचना है वो बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 में। और ये चित्र भी काफ़ी ऐसा प्रभावशाली है, मैं आपको लिए ढूंढ के लाया हूँ कहीं से। तो अगला हम देखते हैं इसका 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन वो आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो पहला पूछा है कि ये वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाना है आवर्त सारणी में, तो आकार क्या बढ़ता है, इसको हमें स्पष्ट करना है कारण से। तो इसका सीधा सा ये है, रीजन ये है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर अगले आवर्त में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर अगले आवर्त में एक परमाणु का कोष नया बढ़ जाता है और उसमें उपकोषों की संख्या भी बढ़ जाती है। फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन है उनकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, जिस वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। इस वजह से परमाणु का आकार और त्रिज्या दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरा इसमें पूछा है कि तत्वों के वर्गीकरण हेतु ये अष्ट का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखकर अष्ट का नियम है वो समझाना था। तो अष्ट का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे न्यूलैंड। उसने 8 तत्वों के समूह बनाए थे और ये समानताओं के आधार पर बनाए थे। इसमें क्या है कि हर 8वां जो तत्व है उसके लक्षण गुण वो पहले तत्व से मिलते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और देखा कि जो 8वां तत्व है, प्रत्येक 8वां तत्व है वो पहले तत्व के समान उसमें गुण मिलते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं जैसे लिथियम है उसका सोडियम से जो गुण मिलते हैं, हाँ। और या इनके फिर पोटेशियम से गुण मिलते हैं, तो ये एक समान है। तो ये पहला है, ये फिर 8वां था और फिर ये 17वां था। तो इसमें न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा था, ना कि परमाणु क्रमांक के अनुसार। बिल्कुल, ये परमाणु भार के रूप में उन्होंने व्यवस्थित किया था। और इसमें जो 6 भाग पूछा है कि एक चित्र प्रदर्शित किया है, प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के केंद्र में, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, उसके केंद्र में स्थित परमाणुीय कण का नाम बताना है। परमाणुीय कण का नाम लिखना है और इस मॉडल की एक विशेषता भी बतानी है। तो परमाणु कण क्या होगा सर? तो इसमें रदरफोर्ड ने
जो परमाणु का जो मॉडल बताया था, इसके अनुसार जो केंद्र में जो परमाणु कण है वो धन आवेशित भाग था, जिसको बाद में प्रोटॉन नाम दिया था। और हम क्या करते हैं, कई बार है बीच में है, इसलिए हम इसको नाभिक भी कह सकते हैं। नाभिक एक स्थान है, न परमाणु का पार्टिकल नहीं है। हाँ, तो ये परमाणु का नाम नहीं है, बाकी ये स्थान था जहाँ हमें परमाणु का जो नाम है, कण का नाम है, वो प्रोटॉन ही है। हाँ, प्रोटॉन ही है। हाँ, इसकी अगर विशेषता देखें तो इसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है कुछ निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, और जो धनावेशित भाग प्रोटॉन है वो इसके केंद्र में स्थित है। या हम कह सकते हैं ये परमाणु विद्युत का उदासीन तीन ये दे रखे हैं, उनमें से एक आपको लिखनी थी। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया है कि आवर्त में तत्वों के जो धात्विक गुण है वो बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो घटते हैं, धात्विक गुण दाएं से बाएं यानी इस तरफ जाते हैं तो घटते हैं। हाँ, तो कारण बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इसमें धात्विक गुण घटते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का मुख्य इलेक्ट्रॉन का जो स्थान है वो तो वही रहता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण से इनके ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और परमाणु का आकार छोटा होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति इनकी घटती है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति घटती है, उस कारण धनायन जो निर्माण का है वो बिल्कुल आसानी से नहीं हो पाता, नहीं होता। ऋणायन निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है इनमें, निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए जो धात्विक गुण है वो बाएं से दाएं जाते हैं तो घट जाते हैं। हाँ, घटते जाते हैं। इसमें जो दूसरा पार्ट पूछा है कि तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था, और त्रिक नियम समझाना भी है। हाँ, तो तत्वों के वर्गीकरण जो ट्रिपलेट का नियम, त्रिक नियम, ये एक वर्गीकरण की प्रारंभिक अवस्था थी, और डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने ट्रिपलेट का नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, जिसमें एक समूह में जो तत्व तीन रखे गए थे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में बहुत समानता थी। तो उन्होंने क्या तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखा और देखा तीन तत्वों को कि परमाणु बीच वाला जो मध्य वाला तत्व का परमाणु भार है वो शेष दो तत्व है उनके परमाणु भार का औसत के लगभग बराबर होता है, और उनके जो लक्षण है वो भी दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। जैसे ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ले, तो इनके अगर हम जोड़ें परमाणु भार 7 और 39 क्योंकि 46 और उनका औसत निकालें तो ये 23 हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, इसी में से पार्ट पूछा है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में गोले के अंदर उपस्थित परमाणु कणों के नाम लिखने हैं और इलेक्ट्रॉन को एक उदाहरण से भी समझाना है। मॉडल को एक उदाहरण से समझाना है। बिल्कुल, थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसके अनुसार इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में जगह जगह बिखरे होते हैं। बूंदी के लाडू से इन्होंने इसकी मॉडल की तुलना की थी। तो इसमें जो बिखरे हुए पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है, और धनावेशित नाभिक का थॉमसन को ज्ञान नहीं था। हाँ, तो उसने अब जो परमाणु प्रतिरूप दिया था उसने तरबूज के उदाहरण को, हाँ, जिस प्रकार से उसमें बीज बिखरे होते हैं, कि उसने कहा तरबूज का जो लाल भाग है वो धनावेश की तरह है और जो बीच में जो बीज लगे हुए इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो हम ये बात है यहाँ लिख सकते हैं, उदाहरण से समझाना था, ये उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो था 30वां, वो है कि माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। तो अपवर्तनांक है आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो स्थिर रहता, वही अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? तो हम ये सीधा ये भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर, जिसमें जो आई है वो है आपतन कोण और आर है अपवर्तन कोण। दूसरा इसमें भाग आया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। ये आंखों का जो नेत्र दोष है, ये नाम का उल्टा है। नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का इसमें आंख के लेंस के आगे लगाया जाता है, जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले नहीं बनकर रेटिना पर बनने लगता है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले बनने लगता है, इससे हमें वो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे पाती है। आगे इसमें जो से पार्ट पूछा है वो है कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाना था। तो ये कांच का स्लेब है, आयताकार स्लेब हम दिखा सकते हैं, और उसमें ये आपतित किरण आएगी, ये अभिलंब हो जाएगा, यहाँ अपवर्तित होगी और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ फिर दोबारा और अपवर्तन होगा। तो ये आपको स्लेब का चित्र दिखाना था। ऊपर हवा है
नीचे भी आवार, ये बीच में कांच है जिसको आयताकार स्लैब बनाना, रेखा चित्र बिल्कुल बनाना था, किरण चित्र। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगला इसका जो अथवा में जो आया है वो क्वेश्चन है, वो भी आवर्धनता क्या है। आवर्धनता का मतलब होता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को उसके आकार से बढ़ा करके शो करना। तो किसी लेंस द्वारा वस्तु या बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र है आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब या वस्तु की ऊंचाई, तो s डैश बटा h, या इसको प्रकाश केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के दूरी इसका अनुपात में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। उसका जो बे भाग आया है कि नेत्र की समंजन क्षमता और दृष्टि परास को परिभाषित करना है। तो समंजन क्षमता का मतलब होता है कि नेत्र के सामने जो वस्तु स्थित है उसकी आँख से दूरी के हिसाब से आँख अपने आप को एडजस्ट करती है, समंजित करती है, ये समंजन क्षमता कहलाती है। इसे लेंस की फोकस दूरी जो है वो वस्तु की दूरी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अगला जो इसका है दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास का मतलब है कि निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिप्रास कहलाती है। मतलब अपन आँखों से नज़दीक कितनी दूरी पर देख सकते हैं और दूर से दूर कितनी दूरी तक स्पष्ट हम देख सकते हैं, ये दृष्टिप्रास कहलाती है। और इसमें जो 6 भाग पूछा है वो ये है, क्या है कि उत्तल एक बिंब है, उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित है और किरण चित्र बनाकर उसको प्रतिबिंब की स्थिति समझानी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण बनाया हुआ है और ये वस्तु है, ये ध्रुव यहाँ है और अनंत इधर है। तो अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखो, ये इसका एक ही बनना है, एक प्रतिबिंब बनता है इसका। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये पहले सीधी रेखा जाएगी, समांतर रेखा जाएगी, तो वो है ये ध्रुव से आती हुई प्रतीत होती हुई ऐसे निकल जाएगी। ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। हाँ, ये फोकस आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी जो ये हम इसको किरण लेंगे, ये किरण है वो ऐसा दिखाएंगे कि ये वक्रता केंद्र से जा रही है। तो यहाँ वक्रता केंद्र से जा रही है, तो फिर ये जो ध्रुव से आती हुई प्रतीत दोनों के बीच में जो मिलता है, तो वहाँ पर ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है। और जहाँ प्रतीत हो रही है वास्तव में ये अपरतित किरण है, परावर्तित किरण है, नहीं मिल रही है, तो इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। बिल्कुल, ये जो बन रहा है वो प्रतिबिंब का ध्रुव और एफ के मध्य, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में ही बनता हुआ प्रतीत होता। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं भी किसी स्थान पर रखी हुई हो, तो उत्तल दर्पण से उस वस्तु का प्रतिबिंब हो वो दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। और पीछे भी कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। और प्रतिबिंब जो आकार में कैसा होगा, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आकार बड़ा है, यहाँ बिल्कुल आकार इससे छोटा, वस्तु से आकार छोटा होगा। और ये कैसा बनेगा, आभासी, या इसको हम सीधा बनेगा, क्या कह सकते हैं। और ये सीधा बनेगा, यहाँ ये भी बता सकते हैं, सीधा बनेगा, जैसे हमने बताया ए बी, और यहाँ पे ऊपर ए नीचे बी है। तो इस प्रकार ये अपना ये जो साइंस का है पेपर है, मॉडल आंसर की हम पूर्ण हो चुकी है। तो सर आप बताइए कि आप साइंस पढ़ाते हैं तो उसके आधार पर क्या कहेंगे, ये पेपर की जो किस तरह का है, कितना इजी है, कितना कठिन है। पेपर वास्तव में बहुत अच्छा है, सेलेक्ट करने वाले व्यक्ति ने बड़े सोच समझ के इसको पेपर को सिलेक्ट किया है। इसमें 2-4 एक सवाल प्रश्न इस प्रकार के हैं, तो इसमें बहुत इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी है उनको बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वास्तव में पेपर जो है वो स्कोरिंग है, स्तरीय भी है और स्कोरिंग भी है। इसमें अगर थोड़ा सा सही उत्तर लिखेंगे तो इसमें अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। बिल्कुल स्कोरिंग है, सर का कहना है। और अगर थोड़ा सा अगर हमने मेहनत की होती तो और ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जिस तरीके से ये प्रश्न उत्तर बताए हैं, उसी के आधार पर ही हमें अंक प्राप्त होने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप के अलावा और कुछ फालतू में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को ARJ गुरु ऐप पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक है, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।